कितने बार इन लोगों को आप मौके देंगे? कामयाब हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं। एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। हम शेर का शिकार करेंगे। नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, अगर ना निकाला जाता तो हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत जिस तरफ जा रही है, गालिबन 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो ऐसे इलेक्शंस हैं जिसके हवाले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वैसे पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक पल्स, एक काफ़ी हद तक प्रिडिक्शंस जो हैं वो इस हवाले से ज़रूर आ जाती थी कि लग ये रहा है कि इलेक्शन डे वाले दिन ये होगा। लेकिन गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी कम से कम नाक़िस राय में, इनको प्रिडिक्ट करना इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या होगा इलेक्शन डे वाले दिन। हमने सोचा कि इस फील्ड से, सियासी तज्ज़ियाकारों की फील्ड से चंद ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो शायद हमारी रहनुमाई कर सकें, बता सकें कि वो किस तरह देख रहे हैं आने वाले हालात क्या होंगे, 8 फरवरी को क्या होगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्ज़ियाकार समीना पाशा साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और मेरे दोस्त अजमल जामी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले मुज़म्मिल साहब आपसे जानना चाहूँगा, सबसे सीनियर आप हैं हमारे पास पैनल में, आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, किस तरह ये इलेक्शंस होंगे, क्या पुरअमन तरीके से होगा सब कुछ, या क्योंकि अब ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई हैं कि खुदा न खास्ता कुछ बुरा भी हो सकता है, आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई बुरा होता नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में पोलिंग ट्रांसपेरेंट होगी और मुझे कभी उम्मीद है कि 2018 की तरह इस दफ़ा आरटीएस नहीं बैठेगा और मैं और आप जल्द नताइज लेके घर को जा सकेंगे। अच्छा। और हमें को 72 घंटे की ट्रांसमिशन नहीं करनी पड़ेगी नताइज के इंतज़ार में, जैसे 2018 में करनी पड़ी थी कि 72 घंटे तक नताइज कराची जैसे शहर के और शहरों के नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि नताइज भी जल्द आ जाएंगे और पोलिंग भी ठीक होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है। एक रूटीन की पोलिंग होगी जैसे तमाम इलेक्शंस की होती है, और उसके बाद इस बार बर वक्त नताइज आने की भी मुझे बहुत तवक्को है, क्योंकि इससे पहले मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने जितने भी ज़िमनी इंतखाबात कराए हैं, जिनमें पंजाब के 20 हैं, फिर वो इमरान खान साहब के 7 हलकों के हैं, सबके नताइज बर वक्त आए हैं, कोई नतीजा लेट नहीं हुआ है। इसी तरह वो जो और भी डस्का वाला था उस पर भी इलेक्शन कमीशन बहुत फर्म रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन नताइज देने के हवाले से और पोलिंग के हवाले से इसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे ठीक लगता है, और मुझे लगता है कि पोलिंग डे भी ठीक होगा और नताइज भी बर वक्त आएंगे और हम आराम से इस इलेक्शन को देखेंगे। समीना, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? 8 फरवरी के इलेक्शंस को फिलहाल जितना कुछ हो चुका है, जो कुछ हमने देख लिया है आने ये जो गुज़िश्ता महीनों में, गुज़िश्ता हफ्तों में, आप किस तरह देख रही हैं 8 फरवरी को क्या हो सकता है? शुक्रिया मंसूर। पहले तो जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, अगर आप उसको इलेक्शन कहते हैं तो आप कह लें, सॉरी मैं तो इसको इलेक्शन नहीं मानती, ना मुझे ये कोई इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। सॉरी टू से, ये जो भी एक एक्सरसाइज ला हासिल सी हो रही है, ये किसी तौर भी आवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए तो है नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ सोहरवर्दी साहब की, जो उन्होंने बात कही कि आरटीएस ना बैठे और वक्त से नताइज आ जाएँ, इसलिए कि इस दफ़ा नताइज से पहले ही बहुत कुछ मैनेज हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि उस दिन ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ पहले ही मैनेज हो जाएगा। मैं तो कह रही थी कि ये इतनी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं क्या, सभी मेरा ख्याल है जो अक्सर सीनियर तज्ज़ियाकारों की आप राय देखें तो इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें इतनी तरद्दुद की, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या, आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें। जब आपने मद्दे मुकाबिल किसी को लड़ना ही नहीं देना तो फिर उसके बाद ज़रूरत ही क्या है इस्लाह हासिल एक्सरसाइज की। तो मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जनाब बड़ा सुकून वाला माहौल होगा इलेक्शन डे पर भी, और फटाफट, बल्कि हो सकता है अभी पोलिंग भी ना हुई और रिजल्ट तैयार हो चुके हों, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं कि आरटीएस बिठाने की कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दफ़ा सब कुछ पहले ही हो जाएगा। अजमल जामी साहब, ये दो बिल्कुल डिफरेंट राय हमारे पास आई है 8 फरवरी को लेके। एक का कहना है कि जनाब पुरसुकून तरीके से सब होगा, वैसे दूसरी मतलब हमारी जो तज्जियाकार हैं उनका भी यही कहना है कि पुरसुकून ही होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इलेक्शन भी नहीं कहना चाहिए जो 8 फरवरी को होगा।
जामी साहब, आपकी क्या राय है? मुअज़्ज़ज़ तज़िया निगारों को भी सलाम, अपने देखने वालों को भी सलाम। मसला ये है कि आपकी सुई तो आज अड़ गई कि 8 फरवरी को क्या होगा। मेरी सुई कहीं और अड़ चुकी है। वो ये है कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा। क्या 8 फरवरी के चुनाव के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम, समाजी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नसीब होगा या नहीं? क्योंकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ तज़िया निगारों ने वो राय तो दे दी, उनको मान लें या उनको मान लें, दोनों को अगर मान भी लूं मैं, तो क्या इस सब के करने से वो इस्तेहकाम या वो उठान या वो पैमाने मिल जाएंगे जिसकी वजह से मुआशरे में चैन आ जाएगा, सियासी तौर पर एक खामोशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी या नहीं? मेरा सवाल तो ये है, और उसका जवाब चूंकि अनगिनत मनफी जवाबों की सूरत में आता है, लिहाजा फिर इस सारी एक्सरसाइज पर सवाल उठते हैं। जहां तक 2018 और अब के इलेक्शन का मवाजना किया जाता है, तो तजिया निगार ये भी ना भूलें कि 2018 में भी इलेक्शन से बहुत पहले तक बहुत कुछ कर लिया गया था। हाँ, इंतखाबी निशान वापस होने के मामला नहीं हुए थे, अलबत्ता उसकी मिसालें हमें जनूबी पंजाब में मिलती हैं, जहां कुछ उम्मीदवारों को आजाद लड़ने का कहा गया और आजाद लड़े, किसी पार्टी टिकट पर नहीं लड़े। अगर ये इतना ही आसान और सादा मामला है इलेक्शन का, तो साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ये ना कहते कि मेरी ख्वाहिश थी बल्ला होता। जी मुज़म्मिल साहब, प्लीज गो अहेड। मंसूर, पहली बात तो ये है कि मैंने 8 फरवरी का 25 जुलाई 2018 से मुआज़ने में रद्द-ए-अमल दिया है कि जो कुछ 25 जुलाई के 2018 के इंतखाबात थे, उनसे बेहतर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात वाला दिन होगा, क्योंकि आपने दो इंतखाबी दिनों का अच्छा। एक मिनट, दो आप हमारी रहनुमाई कर दें, कैसे वो बताएं ना, कैसे उनसे बेहतर होगा? उनसे बेहतर इस तरह होगा कि इस बार मुझे उम्मीद है कि आरटीएस नहीं बैठेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है बर वक्त नताइज आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 दिए जाएंगे जो 2018 में नहीं दिए गए थे पोलिंग एजेंट्स को। और मुझे उम्मीद है कि कोई इदारा इस बार डब्बे उठाकर नहीं ले जाएगा अपनी सरकारी गाड़ियों में, जैसे कि 2018 में उठाकर ले गया था। तो मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए यहाँ पे, अगर आप माइंड ना करें। मेरी बात पूरी कर लेने दें जामी साहब, आप पूरा शो आपका है, पूरा शो आपका है। एक जुमला सिर्फ ले लें, वो ये जो जितनी सहूलत और स्मूथनेस आपके तज्जिए में या आपकी दूरअंदेशी में झलक रही है, सच बोलिए ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस कारण डब्बे उठाए जाते हैं, जिस कारण आरटीएस बिठाया जाता है, वो वजह होती है दो मुखालिफिन का टकराव, उनके बीच चुनाव। जब उस चुनाव में एक फरीक रहा ही नहीं, वो इंतखाबी निशान ही नहीं रहा, तो फिर ये एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी भला आपको? देखें अजमल जामी साहब, ये इलेक्शन वो एक अलग बहस है, उस पर भी बात कर लेता हूँ मैं आपसे, मैं उससे भाग नहीं रहा। पहला सवाल चूँकि मंसूर साहब का 8 फरवरी के हवाले से था, मैंने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस 25 जुलाई 2018 से दिया कि ना आरटीएस बैठेगा, ना फॉर्म 45 चोरी होंगे, ना डब्बे उठाए जाएंगे, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पोलिंग होगी और ट्रांसपेरेंट नताइज आएंगे। ये तो 2018 के इलेक्शन से मेरा कंपैरिजन था। बाकी 2018 में भी एक बड़ी सियासी जमात का लीडर नाअहल था, उसका सरबराह इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता था और जेल में मौजूद था, उसके बावजूद वो जमात इलेक्शन में मौजूद थी। इस बार भी एक सियासी जमात का अगर लीडर नाअहल है तो ये कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है कि कोई नाअहल है तो पूरा इलेक्शन वॉइड हो गया है। अगर 2018 का इलेक्शन वॉइड नहीं हुआ नवाज शरीफ की नाअहली की निशान पे लड़ा था ना, एक मिनट, बल्ले का निशान उनसे उनकी हमाकतों से छीना गया है। कल आप कहेंगे कि उनकी पंजाब की हुकूमत कैसे गई, फिर आप कहेंगे उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे कैसे दिए। देखिए, सियासी हमाकतों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारें। मैं कल फुटेज देख रहा था जब नवाज शरीफ के सेनेटर से आपने निशान वापस ले लिया कि आप पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते और आप निशान नहीं दे सकते, आपके सारे सेनेटर्स आज़ाद हैं। तो उसके बाद उन्होंने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में, तमाम मीडिया के DSNGs लगाई, वहाँ कागजात जमा हुए, वापस हुए। 2500 बंदा जो उनका वोटर है, उनकी जनरल कौंसिल वोटर है, वो वहाँ मौजूद थी। ट्रांसपेरेंटली सबके सामने इंतखाब हुआ
बेशक बिला मुकाबला हुआ, लेकिन लाइव हुआ, सबके सामने हुआ। 4 घंटे कागज जमा कराने के लिए थे, स्क्रूटनी थी, फिर पोलिंग थी, हर चीज मौजूद थी। सर जी, एक मिनट, तो ये सामने आते हैं, उन्हें उठा लेते हैं, हर चीज मौजूद थी ना, हर चीज मौजूद थी। वो इधर 2 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आप क्या बात कर रहे हैं? सारे लोग इकट्ठे हो सकते। शाह महमूद कुरैशी को खड़ा करते, वो सामने लाके जेल से, जो 9 मई में को खड़ा करते, इजाज चौधरी को खड़ा करते, परवेज इलाही को खड़ा करते, किसको खड़ा करते? सारे तो जेल में बंद हैं। 9 मई बाहर खड़े होते हैं, उन्हें वहां पे पकड़ने आ जाते हैं। 9 मई के मुल्ज़मान, मफरूरों और इश्तिहारियों को पाकिस्तान में ना इंतखाब लड़ने की इजाजत है, ना उनको सियासी जमात के ओहदे रखने की इजाजत है। आप मेरी बात समझें, इस मुल्क के कानून में लिखा हुआ है, आप इमरान खान साहब कानून बदल देते ना जब वजीर आजम थे, कि मफरूर और इश्तिहारी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कानून बदल देते कि नाअहल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कानून बदल देते, वो कानून बदल देते कि फौज की तनसीबात पर हमला करने के बाद भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। वो वजीर आजम रहे हैं, वो कानून बदल देते हैं। अपनी जगह दुरुस्त और समीना साहबा, अब यहाँ पर तकनीकी एतबार से आप गलत हैं। शेर अफजल मरबत साहब को किसी और ने रोकना हो या ना रोकना हो, रोका हो या ना रोका हो, उन्हें तो उनके बानी चेयरमैन ने जेल से बुला लिया कि भाई वापस आओ सेल छोड़ के। वो जिस किस्म की जुबानों बयान अपनी सीनियर क़यादत के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये वो जमहूरी रवैये जिनका प्रचार करना मकसूद था? तो शेर अफजल मरबत साहब को तो बुलाया गया कि वापस आए। मैं तो वो 9 मई के वाक़े पे बात कर रही थी कि वो उसमें मुलविस नहीं है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो 9 मई में नहीं है मुलविस, उनको लड़ने दिया जाना चाहिए। और जहां तक बल्ले के निशान की बात है कि चले, चूंकि मुजम्मिल साहब ने एक मुआवजना किया है 2018 के साथ, समीना आप भी इसके ऊपर जरा प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्या इस वक्त की सूरत हाल का मुआवजना जब 2018 के इलेक्शन से किया जाता है, इस पे आपकी क्या राय है, ताकि हम लोग फिर डिबेट को खोल सकें? जी, मैं आपको इससे पहले भी मंसूर ये बात कह चुकी हूँ कि कोई मवाजना ही नहीं बनता। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान साहब जेल में हैं, वो नाअहल थे, ये भी नाअहल हैं, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा अंदर थी, आपने शाह महमूद कुरैशी को अंदर कर दिया, परवेज इलाही को अंदर कर दिया, ओके फाइन। बाकी जो आपकी सारी पार्टी है, आप उनको इलेक्शन लड़ने दें। आपने आधे से ज्यादा लोगों की पार्टी वैसे ही छुड़वा दी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के, और आधे लोगों को आप लोगों ने वैसे ही नाअहल करार दे दिया। फिर इमरान खान साहब ने ज्यादातर उम्मीदवारों को, जो वकला थे या नए लड़के लड़कियां थे, उनको टिकट्स दिए हैं। तो अब उनको भी आप लोगों ने इसलिए कि जनाब वो भी ना कहीं जीत जाए, बल्ले का निशान छीन लिया कि ना उन्हें कोई पहचानता होगा, ना उनके इंतखाबी निशान को कोई पहचानता होगा, कोई मुकाबला ही ना हो। PMLN को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं था। उन्होंने कैंपेन की थी, उन्होंने जलसे किए थे, उनके एहसन इकबाल या जो भी ये बाकी लोग थे, ख्वाजा आसिफ थे, सेकंड ईयर लीडरशिप थी, शहबाज शरीफ साहब खुद इवन, सब ने इलेक्शन लड़ा भी और कैंपेन भी की। हमें PTI में ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि उन्हें कोई कैंपेन करने दी जा रही हो। शेर अफजल मरवत साहब अगर निकले भी हुए हैं, पीछे पीछे पुलिस भी उनके भाग रही है। और जहां तक ये बात है कि जनाब कोई उन्होंने 9 मई नहीं किया था या इन्होंने 9 मई किया है, तो भाई इतना बड़ा जुर्म है 9 मई के सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवज उसकी माफी मिल जाती है। मेरा तो इस बात पे एतराज है कि मुराद राज पे अगर 9 मई था तो वो आजाद क्यों है? फयाजुल हसन चौहान पे अगर 9 मई था तो वो क्यों आजाद है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो क्यों आजाद है? फरूख हबीब आजाद है क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। उस्मान डार आजाद है, और शेख रशीद को भी आजाद किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है मतलूबा प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं दे सके, दोबारा पकड़े गए। तो कहने का मकसद ये, इतना बड़ा 9 मई का गुनाह जिन्होंने किया है, महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवज उनको छोड़ दिया आप लोगों ने। जो लोग 9 मई में मुलविस हैं, आप उनको ना इलेक्शन लड़ने दें, उनके ऊपर 10 महीने होने को आ रहे हैं, आप कम से कम उनके ऊपर चालान मुकम्मल करें, उन्हें सजाएं दें। वहां पर अदालतों में आप लोग कुछ प्रूव नहीं कर सके, चालान मुकम्मल नहीं कर सके, और यहाँ पर आप लोगों ने 9 मई के नाम पर पूरी पंजाब को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है कि जिधर मर्जी वो आके जो मर्जी करते हैं। मैं लोगों के समझने के लिए एक काम करते हैं, एक पैमाना सामने रखते हैं और तीनों इसके ऊपर राय दे दीजिएगा। जामी साहब, अगर 1 आउट ऑफ 10 आपने मार्क्स देने हो, धांधली बैरोमीटर इसको चलें कह लेते हैं, धांधली बैरोमीटर, तो 2018 के इलेक्शंस धांधली बैरोमीटर पे 1 से 10 में 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट, उसको आप कितने मार्क्स देंगे धांधली बैरोमीटर के ऊपर? और 2024 में अब तक जो कुछ हो चुका है, 2024 को कितने मार्क्स देंगे अभी तक जो कुछ हो चुका है? दोनों के बारे में संजीदा और पेचीदा सवाल है जो आपने इस खाक सर की खिदमत में फेंका है, लेकिन इससे पहले कि इसका जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा जवाब। फर्क ये, मुझे ये कहने दीजिए कि असल में कुछ हमारे दोस्त या कुछ हमारे नौजवान जो नए नए सियासत में आए, उनका सियासी शऊर शायद 18 से ऑनवर्ड शुरू होता है।
वो 18 को नहीं जानते, 13 को नहीं जानते, 8 को नहीं जानते, और उससे पहले जो हमारी तारीख है इंतखाबात की, जो 12 या 14 इंतखाबात बनते हैं, उसको भी नहीं जानते। उनके नजदीक पैमाना 18 से 24 है। एक तो ये फिक्री बददयानती है, तब इनको इल्म नहीं था क्या हो रहा था। जनूबी पंजाब में यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं ये यकीन रखता हूं कि नून लीग के साथ ज्यादती होगी, बहसियत सहाफ़ी मेरा काम है आवाज बुलंद करूं। पीटीआई के साथ ज्यादती होगी, मेरा काम है कि जो मेरे पास दस्तयाब वसाइल या अल्फाज हैं उसके जरिए इजहार करूं। मुझे किसी साइड पे लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक साथी का काम है। 2018 में क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी शख्स को शेर के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी, या उन्हें आजाद लड़ने दिया गया, या वो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बिठाए गए, या वो खुसरो बख्तियार साहब के जनूबी पंजाब मुहाज में भेजे गए? इज इट अ फैक्ट और नॉट? इट इज अ फैक्ट। सिर्फ एक शख्स है जो मुझे याद पड़ता है, मेरी जो इंतखाबी तारीख है, प्रॉबेबली झंग से खालिद साहब उनका नाम था, नून लीग के कैंपियर थे। ही वाज द ओनली वन जो उस बेल्ट में यानी शेर के निशान पर जीतने में कामयाब हुआ। ये वो हालात थे, और अब तकरीबन और मोर और लेस वही हालात। अब आ जाता है आपका जो सवाल और पैमाना है हुजूर, 19-20, 18-20 का फर्क हर दौर में पिछले दौर की निस्बत रवा रखा गया। 9 मई ना होता तो शायद ये पैमाने और ये मवाजने उस हद तक जायज और जस्टिफाइड ना होते। पहली बात तो यह कि 9 मई की तौजीह क्यों पेश की जाती है? 9 मई को स्टेट फॉरवर्डली कंडेम क्यों नहीं किया जाता? 9 मई को एक रियासत के ऊपर, एक इदारे के ऊपर, एक मुल्क के ऊपर खुला हमला क्यों नहीं माना जाता? 9 मई को जुर्म क्यों नहीं समझा जाता? अगर वो जुर्म है तो भाई उसकी आड़ में, उसकी पादाश में आपको भुगतना होगा। क्या एक रहनुमा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो डेड एंड पर ले जाए अपनी मकबूलियत को, या एक रहनुमा का ये नहीं जामी साहब एक मिनट, समीना ने जो एक पॉइंट रेज किया था 9 मई से रिलेटेड, वो ये था कि जी फिर अगर आपने जस्टिस करनी है तो क्रॉस को वोट करें ना। ये क्या बात हुई कि अगर आप निकल के फलां जमात में चले जाएं तो आपके पास वीआईपी पास मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाए? इसका मतलब है कि फिर जस्टिस अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। समीना निशानदेही की, इससे मैं एग्री करूंगा। ये वो पैमाने हैं जिसकी वजह से फिर 7 इंतखाबात की या चुनाव की उसके ऊपर सवाल आता है, इसलिए फिर मवाजने भी बनते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि 19-20 नहीं तो 18-20 जरूर हो रहा है, ये फर्क है। इसलिए मैंने मुजम्मिल साहब से कहा था कि जनाब जब बनना ही नहीं है तो चुनाव की जो एफिकेसी है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर सवाल उठेंगे। दूसरा नुकता जो समीना ने उठाया कि वो लोग जो 9 मई में मुल्लबस है टांग दे उन्हें, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवित्र हो रहे हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो पैमाने फिर एक से रखे ना, ताकि मेरे जैसा सहाफी बैठ के कह सके आज ये बात ठीक की है। चले मुझे अब वो जरा मार्क्स बता दें 2018 और 2024 के मुआवजे के हवाले से 1 से 10 तक क्या मार्क्स देंगे आप? धांधली बैरोमीटर पे मेरी जड़ी आत्मत को खराब करनी नहीं मैनू राय दो ना, आपको किस लिए मैंने बुलाया हुआ? मैंने आपसे आलू गोश्त की रेसिपी पूछने के लिए बुलाया है। वो तो अभी जब इलेक्शन प्रोसेस, सो कॉल्ड इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर ही कोई मार्क्स देंगे ना। अभी तो बड़े दिन बाकी हैं, देखें अभी क्या क्या होता है। अब वक्त से बहुत पहले लेकिन जितना हो चुका है, जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं, नहीं समीना आप तो मान ही नहीं रही ना कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितना हो चुका है उसी पे बता दीजिए। मेरा ख्याल ये है कि इस बात में वजन है कि जब चुनाव हो जाए उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि जज करके कोई बैरोमीटर के ऊपर, कोई पैमाने के ऊपर कोई पॉइंट परसेंटेज शेयर कर सकें। अभी तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसके ऊपर एक बायस्ड ओपिनियन आ सकती है, अनबायस्ड ओपिनियन नहीं आ सकती। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये जो समीना ने पॉइंट रेस किया कि जी 9 मई के हवाले से आपने भी 9 मई का नुकता उठाया, लेकिन इस पे क्या कहेंगे कि जनाब फलां जमात में चले जाएं तो सब ठीक हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, किसी को फिर हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आप फलां जमात में नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। मंसूर, आप मेरी राय जानते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में 2 ही जमातों ने GHQ पे हमला किया है, एक TTP ने और एक PTI ने। 2 ही जमातें जो हैं वो अस्करी तनसीबात को निशाना बना रही हैं, एक TTP, BLA और एक PTI। लिहाजा मैं इनको एक ही नज़र से देखता हूँ और मेरे नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन में कल को आप TTP को भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर लेंगे तो मैं तो उसको उसी नज़र से देखूंगा जिस नज़र से मैं देखता हूँ। मेरे लिए नज़दीक उसकी इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन उसकी दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेगी। लिहाजा जिन्होंने पाकिस्तान की अस्करी तनसीबात और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाते हैं वो जमातें सियासी नहीं होती हैं और वो उनको सियासी जमात नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान में कानूनी खामी है कि हम इतने बड़े वाक़े के बाद इस जमात को डीलिस्ट नहीं कर सके हैं, ये हमारे यहाँ कानून की खामी है।
बाकी जिस तरह BLA के, TTP के जो लोग दहशतगर्दी से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी दहशतगर्द तंजीम छोड़ देते हैं और रियासत उनको दोबारा नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका देती है कि अब इन्होंने दहशतगर्दी छोड़ दी है, ऐसे ही PTI के जो दहशतगर्दी छोड़ देते हैं और वो आगे से पुरअमन रहने का रियासत को यकीन दिलाते हैं, तो ये रियासत का इख्तियार है माफ़ी देना भी और प्रोसिक्यूट करना भी और प्रोसिक्यूट ना करना भी, क्योंकि हमने देखा है BLA के दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा होता, हमने TTP के साथ भी देखा है। लिहाजा मैं तो उसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देखता, मैं उसको एक टेररिस्ट के एंगल से देखता हूं कि ये दहशतगर्द थे। आप मेरी बात समझे? नहीं, मैं मुजम्मिल साहब मुझे बिल्कुल मैं इनको सियासतदान नहीं समझता, जो कंटोनमेंट्स पर हमला करते हैं मैं उन्हें सियासतदान नहीं मानता। और नहीं, लेकिन जब आप उसका TTP के साथ या BLA के साथ एक मुआवजा करते हैं, ये दोनों ऐसी जमातें या ऐसे, जी मैं आ रहा हूं, मुझे पता है यू वांट टू रिस्पॉन्ड। मैं पहले एक सवाल ले लूं ताकि फिर आप डिटेल से रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुजम्मिल साहब। लेकिन ऐसी सूरत में ये वो गिरोह हैं, ये वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं लड़ती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, वो पार्लियामेंट की सियासत कर रही है, वोट की सियासत कर रही है। आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम के साथ उसको ब्रांड कर दें या ये कह दें कि जनाब वो है, ये बिल्कुल मुआवजा। जब कोई जमात सियासत से दहशतगर्दी की तरफ चली जाएगी तो वो दहशतगर्द हो जाएगी, और जब वो सियासत करे, देखिए सियासत काम है राय अम्मा हमवार करने का, लोगों को अपनी बात दलील से मनवाने का, पुरअमन एहतजाज का। सियासत काम नहीं है अस्करी इदारों पर हमला करने का, असला उठाने का और तबाह कर देने का और कोई चीज़ टेक ओवर कर लेने का। सियासी जमातें जो हैं वो टेक ओवर नहीं करती हैं। अगर कोई जमात GHQ का पे टेक ओवर करना चाहती है, अगर कोई जमात ISI के दफ्तर पर हमला करना चाहती है, अगर कोई जमात हमारी एयर बेस पर हमला करना चाहती है, तो मैं उसको सियासी जमात नहीं मानता। ये सियासी जमात का काम नहीं है, ये दहशतगर्द तंजीमों का काम है और ये अस्करी तंजीमों का काम है, ये सियासी तंजीमों का काम नहीं है। समीना साहब सही कह रहे हैं। समीना की बारी है। एस्टैब्लिशमेंट करती है नहीं, टेक ओवर TTP भी कर लेती है कुछ इलाकों का, टेक ओवर TTP भी कर लेती है, BLA भी कर लेती है, जुर्दुल्ला भी कर लेती है मखसूस इलाकों में। ये काम अस्करी तंजीमों का है। हुजूर एक छोटा सवाल ले लें, अगर तो समीना साहबा की बारी। जामी साहब एक मिनट, समीना साहबा के एतबार से जो नुक्ता मुजम्मिल साहब ने उठाया है डेप्थ है, लेकिन अगर इसी पैराए को, इसी मॉडल को या इसी पैरामीटर को अप्लाई ही करना है हमने अपनी सियासी तारीख के ऊपर, तो मेरा मुजम्मिल साहब से बसात एहतराम सवाल यह है कि फिर उस जमात के लिए क्या सजा तजवीज़ कीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुई थी? अब मैं जरा समीना की बारी है, समीना को रिस्पॉन्ड करने दे। समीना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही। जी समीना, गो अहेड। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक भी नहीं हूँ, बल्कि मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर। सीनियर हैं बड़े सरवर्दी साहब, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दहशतगर्द जमातों के साथ कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 के इंतखाबात की, और वो मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में हुकूमत में थी। वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आज तक मानते हैं। वो TTP की तरह कोई रियासत से अलग होकर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं कर रहे। उनके पास कोई टैंक, कोई कलाशनकोफ, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है जिसको लेकर के वो हमला आवर हो गए हों। वो इन्हीं अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। वो इसी सिस्टम के तहत, इसी इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं और पिछले 2 साल से मांग रहे हैं। तो जो पार्टी इंतखाबात मांग रही है, इन्हीं इदारों को मानते हुए, उन्हीं के सामने सरेंडर करते हुए, उन्हीं से डिमांड कर रही है, वो कैसे TTP के साथ आप उसका जो है मुवाजना कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो अभी बात हो रही थी, अगर इदारे पे हमले की बात है तो इदारे पे हमला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था ना। फिर वो भी क्या दहशतगर्द जमात है? क्या नैब के ऑफिस में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर पथराव नहीं किया गया था? क्या वो फिर दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल जिन्होंने उसमें शरपसंदी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको कोई डिफेंड नहीं करा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर ये भी जरूरी है कि एक बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी की जाए, फिर
फिर तय किया जाए कि क्या वाकई उसमें बाय प्लान ये सब कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। और तीसरी चीज ये कि जहां तक ये बात हो रही है कि जनाब पीटीआई जो है उनके अंदर सारे कोई इस तरीके से है, तो अगेन इसमें फिर वही बात क्वेश्चनेबल आ जाती है कि एक तरफ हम दहशतगर्द तंजीमों को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने अक्लमंद हैं कि जो एक आपकी ऐसी विफाकी जमात है जो हर सूबे में मौजूद है, उसको उठा कर हम कौमी धारे से बाहर फेंक रहे हैं, उसको हम अंदर ही नहीं आने दे रहे कौमी धारे को, उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू बाहर निकल यहाँ से। 71 में भी मंसूर यही हालात थे और मुझे सिर्फ आपकी बात कह लेनी दीजिएगा, 71 में भी यही आपके हालात थे, तो आपके जो बाहर बैठा दुश्मन था उसने फायदा उठाया और आज यहाँ पर हम सूरत हाल के बाहर के लोग अब हमें आंखें दिखा रहे हैं बैठे। नहीं समीना, मैं आपकी राय से, आपकी जामी साहब की बात शायद कहीं ज्यादा एग्री करूं, लेकिन ये जो 71 का मवाजना है ना, माफ कीजिएगा मैं वही बार बरस कर रहा हूं कि हमारे कुछ दोस्तों की जो सियासी तावील या सियासी शऊर की आंख है वो 18 में खुली है। ऐसे ना कीजिए, ये 71 से इसका कोई मवाजना नहीं बनता। 71 के हालात जमीन आसमान का फर्क है, खुली तारीख है, भयानक और अंधी तारीख है जिसका जिक्र करेंगे तो प्रोग्राम फारिग हो जाएगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं मंसूर अली खान साहब आपसे, ये जो रिटोरिक हम अपना अपना बड़े शौक से और नाज से पेश करते हैं सियासी जमात के तौर पर भी या किसी और के तौर पर भी, एक आम शहरी के तौर पर भी, यही वो मसला है जिसने हमें उलझा दिया हुआ है। आपको अच्छी तरह याद होगा मंसूर अली खान साहब कि हम वो लोग थे, वो सहाफी थे जो तब भी जनाब इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होकर कहा करते थे कि हुजूर अब आप वजीर आजम है, अब आप सारी सियासी जमातों के साथ मिल बैठें, को बेसिक चार्टर इनके साथ कर लें ताकि आगे कैसे बढ़ना है और सियासी इस्तेहकाम कैसे हासिल करना है वो तय कर लें। वो नहीं मानते थे, क्या कहते थे, ये चोर है, ये डाकू है, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और उसी दौर में वही मेरी सरकार, मेरी हुकूमत किसके साथ बातचीत कर रही थी? जो हमारे बच्चों के कातिल थे, जो दहशतगर्द थे, जिनको कलअदम जमातों का टाइटल हमने करार दिया। दूसरी जानिब ये देखें ना फर्क क्या है, दूसरी जानिब जब अब एक मकबूल सियासी जमात के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसको सोहरवर्दी साहब ने एक सनद दे दी, उसमें भी ज्यादती हुई कि अगर हम एक कलअदम जमात से बात कर सकते हैं तो एक मकबूल जमात जिसके चंद अनासिर ने, चंद रहनुमाओं ने इदारों पे हमला किया, उसके एवज पूरी जमात और पूरा जो सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वोटर्स हैं उनकी बलि चढ़ा दें। नहीं सर, अगर तब इमरान खान साहब गलत थे तो आज कुछ कोई और गलत है। अब वो मौका था कि रियासत इनको मिल बैठाती, लेकिन अलमिया सुन ले, अलमिया ये कि तब भी इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब भी इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। हाँ तैयार हैं लेकिन कहीं और बैठने को, और यही वजह है कि कहीं और बैठ के हमने निजाम सियासत का बेड़ा गर्क कर दिए, इस पे एतबार हम खो चुके हैं। मुजम्मिल साहब, ये एक पॉइंट जो इस सारे मामले के अंदर आता है, अब आप देखिए समीना आपके साथ मौजूद हैं और समीना ने 71 की बात कर दी जो कि बड़ी एक सेंसिटिव टॉपिक है। जामी साहब ने भी कहा कि जी हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, मामला तो वो नहीं है। लेकिन मुजम्मिल साहब इस बात की कहने की मुझे इजाज़त दीजिए कि यहाँ पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो शिद्दत पसंद जो तंजीमें मौजूद हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उनको कौमी धारे के अंदर लेकर आएँ, इलेक्शन लड़ाएं, उनसे ये कहें कि अपने हथियार जो हैं वो फेंक दें। लेकिन एक सियासी जमात जो ऑलरेडी कौमी धारे के अंदर मौजूद है, इलेक्शन के प्रोसेस में जाना चाह रही है, जाती है, आपके इस पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखती है, हम उससे दहशतगर्द तंजीम कह के कहीं बिला वजह तो उसे पुश नहीं कर रहे। देखिए, कौमी धारे में उसको लाते हैं जो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, जो मिलिटेंसी को डिनाउंस कर दे, जो कहे कि मैं आज से अस्करियत नहीं करूँगा, मैं जो बंदूक फेंक दे, जो लाठी फेंक दे, उसको कौमी धारे में लाने का बिल्कुल एक रियासत के पास रास्ता भी मौजूद है और रियासत को लाना भी चाहिए। रियासत को नरम दिल होना चाहिए, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, असला फेंक दे, बंदूक फेंक दे, आइन और कानून पर चलने के बाद कर ले। लेकिन अगर कोई अपनी 9 मई के मुल्ज़िमों में टिकटें बांटना शुरू कर दे, उनके मेन एक्यूज़ को टिकटें दे और कहे कि ये मेरे हीरोज़ हैं और मैं इन्हीं को आगे कौमी धारे में लाना चाहता हूँ, तो फिर उसका क्या करेंगे हम? मेरा मतलब है जो 9 मई का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सामना कर रहे हैं, आप उनको टिकटें बांट रहे हैं और आप ये कहते हैं कि आपको कौमी धारे में ले आया जाए।
आप तो उसको सैंक्टिटी दे रहे हैं कि ये जिसने कोर कमांडर के घर के बाहर पतलून लटकाई थी, जिसने आग लगाई थी, ये मेरा हीरो है। ये जिसने GHQ का गेट तोड़ा था, ये मेरा सुपर हीरो है। ये जिसने ISI के दफ्तर पे चढ़ाई की थी, ये तो मेरा गोल्डन हीरो है। तो फिर आप कहते हैं उन्हें कौमी दायरे में शामिल कर लें? कैसी बातें करते हैं आप लोग? मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आप लोग क्या दलील पेश करते हैं। ठीक है, यहाँ तो बतौर जमात वो ये कहें कि हमारे, चले समीना आपको एक मिनट, एक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर हमला गलत बात थी, मैं मानता हूँ, और उसका कोई दिफा नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था तो कोई अदालत तोड़ी नहीं गई थी, किसी जज का गाउन किसी कंटेनर पर खड़े होकर लटकाया नहीं गया था कि ये देखें ये जज का गाउन है, इसका 54 नंबर थाइज है, कितना बड़ा गाउन है। ऐसी हरकतें वहाँ नहीं हुई थी जो अब हुई हैं। कोई मवाजना नहीं है। किसी अदालत के ऊपर चढ़कर किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी, देखें मैं चीफ जस्टिस की अदालत में बैठा हूँ और हमने फतह कर ली है अदालत। क्या कंपैरिजन करते हैं आप? वो गेट पर चंद लोग इकट्ठे थे, यहाँ पूरी तबाही फैलाई गई है। कोई मुवाजना तो ठीक कर ले। समीना गो अहेड, आप जवाब दे रही थी। देखिए मंसूर, सीधी सी बात है, जिन्होंने गलत किया उन्हें ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन सारी जमात को या तो आपने एज ए मिलिटेंट जमात बैन कर दिया होता ना, तो फिर उसके ऊपर बात हो रही होती कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। फिर तो आप अगर डिबेट पर ही आएंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको डिबेट करनी चाहिए कि 9 मई हुआ ही क्यों, आखिर ऐसी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिफाई तंसीबात या दिफाई इदारों के गेट तक पहुँच गए। ऐसी वजह ही क्या है? टिकटें बांटने की जो बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सैकड़ों और जो इनके लोग हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बाहर रहें, अंदर ना जाएं, हम बाहर खड़े होकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो वो भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें भी टिकट मिले हुए हैं। तो क्या हम उनको अब दहशतगर्द मान लें? और जहाँ तक ये बात है कि जी कोई कंपैरिजन, बात ये है कि हम लोगों ने अपने अपने पैमाने बना रखे हैं और उन्हीं पैमानों से ही हम उसी की आंख से देखते हैं, तो फिर हमें एक चीज़ उतनी ही गलत लगती है, उतनी ही सही लगती है। तो इसको तो अब मेरा ख्याल है बहस को ख़त्म कर देना चाहिए। या तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और फिर उसके ऊपर बात करें। और 9 मई क्या वो अपने घरों में बैठे हुए आराम से आके बाहर खड़े हो गए थे या कुछ हो गया था? उस पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए कि पहले तो आप यहाँ पर आ जाए ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस थे, ठीक टाइम पे हो जाते, ज़रूरत नहीं होती इतना लंबा एहतजाज खींचने की। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, तोड़ ताड़ के चीज़ें गिरफ्तार किया गया, ऐसे विजुअल्स क्रिएट किए गए इश्तियाल अंगेज किस्म के, तो इसको भी देखना पड़ेगा। मुझे सवालात कुछ और भी करने हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, ये डिस्कशन बड़ी इंटेंस हो रही है, कुछ और भी सवालात मैं रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। बिल्ली बन के घर में चुप रहा है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी होगी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी। अजमल जामी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी और समीना पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ऊपर हमेशा मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आप लोग प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन सॉल्यूशंस नहीं देते। अब ज़रा सॉल्यूशंस भी दे देते हैं। जामी साहब, आपकी राय में ये जो पोलराइजेशन का माहौल है, इस हद तक पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ है, इसको ठंडा करने का कि सब खुश हो जाएं, सारे पाकिस्तानी मिलजुल के रहें, ये मसाइल खत्म हो, क्या हल है आपकी नज़र? जामी के नक्शे कदम पर चला करें। मैंने बिल्कुल मैं इस चीज का दाई हूं। इस बारे में बोल के कह के इन तमाम सरबराहान से, इन तमाम रहनुमाओं से जब मुलाकात हुई, हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर आपस में मिल बैठेंगे तो बात बनेगी, कहीं और मिलेंगे तो यही सब कुछ होगा जो आज हुआ 18 में हुआ। सर क्यों नहीं हो सकता मैसाके जमहूरियत दोबारा से? सर क्यों नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी दोबारा से हो सकता? सर क्यों नहीं एक कौमी धारे में शामिल जमात को गले लगाया जा सकता? क्यों नहीं एक जमात अपनी गलती पे माजरत करके, मुजम्मत करके, और तमाम वो अफराद जो मुलव्विस हैं उनको, हमारी खान साहब से 9 मई के बाद मुलाकात हुई, यही अर्ज की, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं ये बयान देते कि जो मुलव्विस है, चाहे मेरा भतीजा, भांजा या अजीज,
या जो जो फुटेज में नजर आ रहा है, मैं ताउन करूंगा कि मेरे घर में पकड़ के लेके जाएं, करार वाकई सजा दें। मैंने उनसे अर्ज की थी कि पूरा मीडिया, हर सहाफी, आपका नाकिद आपके बयान की, आपके बयानिए की तारीफ पर मजबूर होगा कि ये होता है रहनुमा। किसने रोका था खान साहब को? कौन हटदर्मी पे खड़ा रहा? और यही सूरत हाल रियासत और दीगर सियासी जमातों की। हाँ हुजूर, ये जब तक मेरे मुल्क के सियासतदान जितनी पोलराइजेशन इन्होंने दे दी है अपनी शोला बयानी की वजह से इस कौम को, हम एक डिक्टेटर थे 80s में, उनकी बाकियात का मेटाफर यूज करते हैं अभी तक। अगर नजरियाती तौर पर कोई जुमला हम पढ़ लें या सुन लें किसी शख्स के मुंह से, 40-50 बरस हो चुके हैं। ये जो तकसीम का बीज बो दी है, इसकी जो बाकियात या इसके जो बहुत नुकसानदेह असरात सोसाइटी पर मुरतब होंगे, वो पता नहीं कितने दिहाइयों तक हमें भुगतना पड़ेंगे। इसलिए अभी वक्त है कि खुदारा एक हाथ आगे बढ़ा लें, कौमी धारे में एक दूसरे को शामिल करें, मिल बैठे एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें। और एक आखिरी बात मंसूर साहब, माफ कीजिएगा, सिर्फ मकबूलियत पैमाना नहीं हुआ करती, कबूलियत भी दरकार हुआ करती है। डेड एंड पे ले जाना हल नहीं होता, रहनुमाई होती है डेड एंड से हल निकालना। रहनुमा वो होता है जो डेड एंड से हल निकाले, ना कि डेड एंड पे ले जाए। सिर्फ इस बात को मकबूल हूं, तो इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि मिल बैठ। मुजम्मिल साहब, मैं आपका कमेंट इस सवाल पे जरूर सुनना चाहूंगा। जामी साहब तो कह रहे हैं कि मिल बैठे, लेकिन आपने जो तासुरात प्रोग्राम के आगाज में दिए उसमें तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन दहशतगर्द तंजीम कंसिडर करवा दिया है। आप भी यही राय देंगे कि सब मिल बैठें, बातचीत करें और मसाइल को हल करें? मेरा ख्याल है 9 मई के लोगों के साथ तो नहीं मिल बैठा जा सकता, और 9 मई के लोगों के साथ मिल बैठने का कोई जवाब भी नहीं होना चाहिए रियासत के पास। देखें, ये कि अभी समीना ने कहा कि वो गिरफ्तारी बड़ी नाजायज़ थी, लिहाजा उसका रद्द-ए-अमल होना था। यहाँ तो फांसी नाजायज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो उतरी, लाखों लोग थे, इनके पास तो 10,000 लोग नहीं थे कोर कमांडर के घर के बाहर, 2,000 लोग थे। बेनज़ीर के पास लाखों लोग थे सड़कों पर। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था, वो कंटोनमेंट ले गई उनको, वो उनको कंटोनमेंट ले गई। बाप को गलत फांसी हुई थी। 2000 लोगों एक मिनट, पूरी जमात को अब आप बैन कर देंगे? नहीं, बैन तो दो दहशतगर्दों वाली जमात को भी हो जाना चाहिए। 2000 तो बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद 2 दहशतगर्द है वो भी होनी चाहिए। 2000, आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक गलत गिरफ्तारी पे कहा है कि हमें कंटोनमेंट पर और GHQ पर हमला करने का हक है। ये समीना की दलील है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गलत फांसी लगी, यहाँ 99 में गलत कू हुआ, हाईजैकर बना दिया आपने। वो लोग जब उतरे, लाखों लोग थे उन रहनुमाओं के साथ, जब वो अपने मुल्क में वापस आए, वो तो कंटोनमेंट की तरफ नहीं गए। उन्होंने सियासी आयाम हमवार की। ये नया लीडर आया जो कहता है कंटोनमेंट की तरफ चले जाओ अस्करी तंजीमात को आग लगा दो। ये मुल्क को नई तरफ लेके जा रहा है और आप इसको कहते हैं ये सियासी जमात है। हैरानगी की बात है। देखिए, मैंने तो ये अल्फाज नहीं कहे कि किसी को ये हक हासिल है कि वो जाके किसी भी वजह से, तो ये गलत अल्फाज मेरे साथ मंसूब ना करें। मैं आप रिपीट चला दें इनके अल्फाज, रिपीट चला दें। नहीं, रिपीट मैं कर देती हूं। रिपीट चला दें, नहीं वही रिपीट करें ना जो पहले इन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी गलत भी करार दी गई तो फिर उसका रद्द-ए-अमल होना था। भाई क्यों होना था रद्द-ए-अमल? मैंने तो ये कहा है कि ये हुआ क्या, इसमें पीछे बहुत सारी एक पूरी जर्नी है। कुछ भी हो फिर भी नहीं हो सकता। यास्मीन राशिद कोर कमांडर के घर के बाहर क्यों खड़ी थी? महमूद रशीद वहां क्यों मौजूद था? राजा बिशारत को GHQ के बाहर क्यों था शहरियार अफरीदी? वो जगह एहतजाज की नहीं है, वो दिफा की अलामत है। वो एहतजाज की जगह नहीं है। वो असेंबली के बाहर खड़ा होता, वो नेशनल असेंबली के बाहर खड़ा होता, वो कोर्ट्स के बाहर खड़ा होकर एहतजाज कर रहा होता। वो अस्करी तंसीबात पर एहतजाज नहीं कर सकते। उनकी वहां मौजूदगी ही उनकी दहशतगर्दी की मिसाल है। देखिए, मैं फिर अगेन इस पे बात कहूंगी कि जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये कोई बाय प्लान, एक बाय डिजाइन हमला था? उनकी मौजूदगी ही साबित कर रही है। वो मौजूद थे, वहां खड़े थे, वो जगह ही नहीं है, वो नो गो एरिया है। आने कैसे दिया गया? फिर इसका भी जवाब दे दें। वो वहां तक पहुंचे कैसे? क्यों इन नो गो एरिया में उनका जाना ही गलत है? आसानी से उनका जाना ही गलत है। उनका जाना ही गलत है। पहुंचने क्यों दिया गया? फिर ये भी बता दें, जब पहले तो घर से निकलने दे रहे थे, ये तो महजब कौम है, उसको पता है नहीं जाना है। 72 साल में पहला पागल आया जो चला गया। 72 साल में कोई नहीं गया।
इस मुल्क में 10-10 साल मार्शल ला रहे हैं, कोड़े मारे गए हैं, कोई नहीं किया। ये पहली जमात आई है जो गई। और यही वजह है कि आज तक कोड़े खा रहे हैं आप लोग और आइंदा भी खाते रहेंगे। नहीं खाते रहेंगे, हमने हमेशा सियासी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल करनी है, अस्करी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल नहीं करनी। सियासी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल होगी, अस्करी जद्दोजहद से जमहूरियत बहाल नहीं होगी। अस्करियत को तो हर कोई कंडेम करता है सर, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यही चीज कह रही हूँ कि बातचीत आप लोग करते नहीं है और बातचीत के बगैर ही आप लोग किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि इसके साथ बात ही नहीं कर रही और बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी मुजरिम ठहरा दिया जाए। दिखा रहे हैं, फुटेजेस मौजूद है, उसमें तफ्तीश की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप एक सबने देखा है, सजाएं दी, फिर सजाएं क्यों नहीं दी अभी तक? वो इस मुल्क की अदलिया की सहूलतकारी है, कह तो रहे हैं अदलिया सहूलतकारी कर रही है, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अदलिया सहूलतकारी कर रही है। सर मेरी बात सुने, 9 मई की अदलिया सहूलतकारी कर रही है, ये कौन नहीं कह रहा? पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है, रियासत भी कह रही है, इदारे भी कह रहे हैं। बहरहाल मंसूर, जो आपका सवाल था मैं उस तरफ आ जाती हूँ। सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने मसाइल को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक जमहूरी रवैया नहीं इख्तियार करती, तब तक आपके साथ यही मामला चलता रहेगा। हमेशा हमेशा हम लोग हम सब जानते हैं कि असल में प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, लेकिन अगेन वही बात है, कभी कोई सहूलतकार बनता है किसी का और कभी कोई सहूलतकार बनता है, तो इस तरीके से फिर जमहूरियत आपकी कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती, वो हमेशा कमजोर ही रहेगी। मैं समीना, लेकिन एक इसमें नुक्ता है जिसके पहले जामी साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो ये था कि इमरान खान साहब जो खुद माजी के अंदर कहते रहे कि मैं बात नहीं करूंगा, ये चोर डाकू है, मैं बात नहीं करूंगा। आज जब वो मुश्किल में है, जब वो परेशानी में है और इस वक्त अंदर है, पार्टी भी काफ़ी प्रॉब्लम में है, इस मौके के ऊपर आपके ख्याल में पॉलिटिकली, जाहिर बात है पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, इसमें हर सियासी जमात अपनी अपनी एक मूव करती है, इस मौके के ऊपर क्या ये दीगर सियासी जमातें व्हेन ही इज डाउन, व्हेन ही इज आउट, तो इस मौके के ऊपर वो उनको ये एरेना में वापस आने का मौका दे देंगे कि अच्छा जी चलें आ जाएं, बैठ जाए टेबल के ऊपर, कोई मसला नहीं। बट आई गॉट यू जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन मंसूर साहब, यही अर्ज आपसे कर रहा था कि इवन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनकी हुकूमत खत्म हुई तो तब भी जनाब इमरान खान साहब की, जो अभी कल परसों जो सहाफ़ी मिले उनसे जेल में या कोर्ट रूम में प्रॉबेबली, उनको भी वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे। और हमने तब जब ये वाक़या हुआ जो मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तब भी हमने खबर दी थी अपने अपने नशरियाती इदारों में कि खान साहब की 2 मुलाकातें ईवान सदर में उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और एक और अहम शख्सियत से हुई थी, तब तरदीद की गई और बाद में तस्दीक भी की गई। तो तब भी यानी वो कहीं और बैठ रहे थे, आपस में कोई चैनल ऑफ निगोशिएशन खोलने की बजाय कहीं और बैठ रहे थे। और पार्टी के अंदर जो शख्स कोई विद इन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा चैनल ओपन करता था तो ही यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड, ही और शी यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड। सो इज द केस राइट नाउ। क्या अब वो मुश्किल वक्त में है, जेल में है, क्या अब उन्हें ये सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि मुझे कहीं, क्योंकि 9 मई के बाद तक भी और जो जब वो अपने कारवान पर रवाना हुए तब भी वो कहते थे मैं इनसे बात नहीं, एक शख्स से बात करना चाह रहा हूँ, एक शख्स से मिलना चाह रहा हूँ। ही न्यू हिज टारगेट। ये सबसे बुनियादी गैर सियासी अप्रोच थी और ये सबसे बुनियादी गलती थी जो खान साहब पहले दिन से सरजद किए जा रहे हैं और उसका खुबियादा भी भुगत रहे हैं सामो। अब यही सूरत हाल अदर वे अराउंड है। अब हम इन्हें भी कहते हैं, इनके आगे भी कहते हैं कि हुजूर इस पार्टी का सियासी वजूद तस्लीम कीजिए, जो गुनाहगार मुजरिम है टांग दें उन्हें, आपके साथ हैं। लेकिन ये जो आप बिल्कुल कट ऑफ करके एक सियासी जमात के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं, ये रवैये आपको फायदा नहीं देंगे। आप खुद भुगत चुके हैं, 2018 में ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, तो आप फिर वही काम करें जो एक शख्स ने किया और गलत किया। तो चैनल ऑफ निगोशिएशन खोलें। मेरी इत्तला ये थी कि आज से कोई 2-3 माह पहले तक कुछ सर्टन एफर्ट्स हुई थी, लेकिन बदकिस्मती, मंसूर साहब प्रोबेबली यू विल वाउच मी, बदकिस्मती से उन एफर्ट्स में भी जो हटदर्मी थी या नरगिसियत पसंदी थी वो आड़े आई। काश ऐसा ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमल जामी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, समीना पाशा साहिबा। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आपको एक इंसाइट दिया जा सके कि अब आने वाले चंद हफ्तों में जैसे ही पाकिस्तान इलेक्शंस में जाएगा, जाके वोट डालेगा, तो आगे क्या हो सकता है, राय क्या है। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी, आपका राइट है, आप जिस मर्जी राय से इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, कोई मसला नहीं, लेकिन असल मकसद इस सारी एक्सरसाइज का मेरी नज़र में इलेक्शन 2024 के हवाले से ये होना चाहिए कि मुल्क को इकट्ठा किया जाए। ये पोलराइज्ड माहौल जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, तमाम तबका फ़िक्र के अंदर जो है हमें एक डिवीज़न नज़र आती है, इसे ख़त्म किया जाए, सबको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जब तक ये 25 करोड़ का मुल्क इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठे होकर नहीं आगे चलेगा, तो कोई तरक्की नहीं हो सकती,
कहीं पे खुशहाली नहीं आ सकती। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब एक जान हो के ये इलेक्शन आए और इस इलेक्शन में जाके ये लोग वोट डालें। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।